एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम मालिनी छंद पढ़ेंगे। और मालिनी छंद एक ऐसा छंद है जिसमें एक चरण के वर्णों की संख्या होती है 15। अब तक हमने 12 वर्णों वाले छंद पढ़े हैं, 14 वर्णों वाले भी पढ़ लिए और 11 वर्णों वाले भी पढ़ लिए। और आइए अब हम पढ़ते हैं 15 वर्णों का समवृत्त। 15 वर्णों का समवृत्त। 15 वर्ण हैं ये एक चरण के। जिस छंद के एक चरण के वर्णों की संख्या 15 है और चारों चरणों के वर्णों की संख्या 60 है, वह मालिनी छंद होता है। या कहें कि मालिनी छंद के एक चरण में 15 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल वर्ण 60 होते हैं। और मालिनी छंद का लक्षण क्या है? ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैः। न म य और ये इयम मालिनी, यह मालिनी छंद है। मालिनी छंद कौन सा है कि नगण नगण मगण ये और ये, मतलब ये और ये का जोड़ा, ये का जोड़ा जहाँ होगा वो मालिनी छंद होगा। आगे भोगी लोकई ही जो दे रखा है, तो भोग बताए हैं 8 और लोक बताए हैं 7। तो भोगों की संख्या 8 है और लोकों की संख्या है 7। और ये 8 और 7 क्या दर्शा रहे हैं? अर्थात भोग और लोक शब्द से कवि क्या कहना चाहता है? तो भोग का अर्थ है 8 और लोक का अर्थ है 7, अर्थात 8वें वर्ण और 7वें वर्ण पर यति होगी। कुल कितने वर्ण होंगे एक चरण में? 15 है। अब तक जो हमने छंद पढ़े वो बिना यति वाले छंद पढ़े थे। यति को क्या होता है कि जब हम छंद का उच्चारण करते हैं या गान करते हैं, सस्वर गान करते हैं, तो हमारी जिह्वा जहाँ विश्राम लेती है, आराम लेती है, या जहाँ हम जिह्वा को थोड़ा विराम देते हैं, वो यति कहलाता है। क्योंकि 15 वर्ण जो हैं, एक चरण में 15 वर्ण है, तो 15 वर्णों को हमें लगातार बोलना है, तो इसके लिए हमें विराम की आवश्यकता होगी। और विराम कहाँ होगा मालिनी छंद का? जब हम गान करेंगे, सस्वर गान करेंगे, तो उसमें हमें विराम कहाँ लेना है? भोग और लोक, अर्थात 8वें और 7वें वर्ण पर। 8वें और 7वें वर्ण का मतलब प्रारंभ से शुरू करेंगे हम, श्लोक के प्रारंभ से गिनना शुरू करेंगे हम वर्णों को। जैसे उदाहरण है हमारा मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा। तो इसमें हम देखेंगे 8 वर्ण कहाँ होते हैं हमारे? मनसी वचसी और काये। काये तक हमारे 8 वर्ण हो गए, अर्थात ये जो है वो क्या है? 8वां वर्ण है हमारा। और उसके बाद हमें क्या देखना है? 7वां वर्ण। 7वां वर्ण हमें प्रारंभ से नहीं गिनना, अब कहाँ से गिनना है? 8वें वर्ण के बाद 7वां वर्ण देखना है। तो पुण्य पीयूष पूर्णा में पुण्य का एक हो गया, ये 2, पी 3, यू 4, श 5, पू 6 और ना 7। तो 8वां वर्ण और 7वां वर्ण, 7वां वर्ण हमारा क्या हुआ? ना। तो ना जो वो 7वां वर्ण है और ये क्या है हमारा? 8वां वर्ण है। तो मालिनी छंद में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होगी, अर्थात 8वें वर्ण पे यति होगी, पहली यति होगी 8वें वर्ण पे और दूसरी यति होगी 7वें वर्ण पे एक चरण में। तो चारों चरणों में वैसे ही 8वें वर्ण पे और 7वें वर्ण पे यति होगी। 8वां वर्ण इसमें शायद र होगा और यहाँ तह होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वर्ण है यहाँ र। इसी प्रकार परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, यहाँ परगुण परमाणुन ये जो णु है वो 8वां वर्ण है और नित्यम का यम जो है वो 7वां वर्ण है। आगे है निज हृदय विकसंतः, यहाँ 8वां वर्ण हो जाएगा। संति संतः कियंतः, ये हमारा है 8वां वर्ण। तो 8वें और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो मालिनी छंद का लक्षण क्या है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हो, या जिस छंद का एक चरण 15 वर्णों का हो और चारों चरणों के वर्णों की संख्या कितनी हो? 60 हो। यह एक प्रकार का समवृत्त है, समवृत्त। और इसका लक्षण क्या है? ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैः।
न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोके ही युता इयम। इयम का अर्थ जो यह मालिनी मालिनी छंद है, वह मालिनी छंद है जहाँ नगण मगण नगण नगण मगण और ये का जोड़ा हो। न का भी जोड़ा है और फिर उसके बाद मैं और उसके बाद फिर ये और ये, न म य और ये क्रम जहाँ हो वहाँ मालिनी छंद होगा। भोगी लोकई का मतलब मैंने आपको बता दिया, भोग 8 माने गए हैं और लोक 7 माने हैं, अर्थात 8वें और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो एक गण के 3-3 वर्ण होंगे, तो कुल कितने वर्ण हो गए? 5 हमारे गण बन रहे हैं तो 15 वर्ण हो गए। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण और यगण का क्रम हो वो मालिनी छंद होता है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 60 वर्ण होते हैं और 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण भी महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक का है। नीति शतक के बहुत सारे उदाहरण यहाँ लिए हैं मैंने, और ये भी कक्षा 12 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से लिया है, छठे पाठ से। तो उदाहरण है हमारा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। पहला चरण है हमारा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। मनसि का मैं लघु है, न लघु है, सी लघु है। वचसी का भी व लघु, च लघु, सी लघु। काये का का गुरु, ये गुरु। पुण्य का पु गुरु। गुरु क्यों है पु? क्योंकि उसके बाद आधा अक्षर है, आधे अक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु होगा। ये लघु, पी गुरु, यु गुरु, श लघु, पु गुरु और ना गुरु। इन पे हम गण लिखेंगे अब। तो गणों को दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहचान करनी होगी कि किस गण का कौन सा वर्ण लघु होता है और कौन सा गुरु होता है। जैसे पहला है हमारा सर्वलघु और दूसरा भी है सर्वलघु। तो सर्वलघु होता है नगण, जैसे न सल, नसल। फिर है सर्वगुरु। सर्वगुरु होता है हमारा मगण, मातारा, मगण। उसके बाद है आदिगुरु और आदिगुरु। आदिगुरु होता है यगण और ये भी यगण, यमाता यमाता, यमाता यमाता, मातारा, नसल और नसल। तो ये हमारे गण हो गए। गण का क्रम क्या बना हमारा अब? न न म य और ये। और छंद का लक्षण क्या कह रहा है? न न म य युतेयम मालिनी भोगे लोकहि, अर्थात नगण नगण मगण यगण और यगण का क्रम जहाँ हो वहाँ मालिनी छंद होगा। और इसमें 8वें और 7वें वर्ण पर यति होगी। 3 3 6 2 8 यहाँ यति होगी, पहली यति, और दूसरी यति 7वें वर्ण पे होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7वें वर्ण पे यति होगी, यहाँ 8वें वर्ण पे यति होगी। ये ध्यान रखना, पहले 8वें वर्ण पे यति होगी, उसके बाद 7वें वर्ण पे यति होगी। भोगी लोके जो शब्द है वो यही दर्शा रहा है, क्योंकि भोगों की संख्या 8 और लोकों की संख्या है 7। तो 8वें वर्ण पे ये पहली यति होगी और दूसरी यति होगी 7वें वर्ण पे। अब तक जो हमने छंद पढ़े थे वो बिना यति वाले थे, अर्थात उनमें यति का प्रावधान नहीं था। इसी तरह हमारा जो दूसरा चरण है, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंत, इस पे भी आप गण बना के देख सकते हैं। और मान लो अगर यहाँ पूर्णास की जगह पूर्णस होता तो भी न गुरु होता। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि किसी भी चरण का अंतिम अक्षर लघु होने पर भी गुरु मान लिया जाता है। दूसरा कारण क्या है कि चरण का अंतिम अक्षर, इसी श्लोक की बात कर रही हूँ मैं, चरण का अंतिम अक्षर अगर यहाँ न है, पूर्णस पूर्ण, और दूसरी पंक्ति में है स पूर्णस त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत है, तो भी ये गुरु होगा। तब हम इसको मानेंगे नहीं गुरु, तब ये गुरु होगा। क्यों? क्योंकि आधे अक्षर से पहला अक्षर गुरु होगा। अब आप कहेंगे कि ये आधा अक्षर तो दूसरी पंक्ति का है, ये दूसरे चरण का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ हम स को यहाँ न लेके आए तो क्या करेंगे? हम यहाँ पूर्णः कर देंगे, पूर्णः, क्योंकि विसर्ग का ही स बना है यहाँ। और विसर्ग को हम, इस स को अगर हमें नहीं लाना तो हम क्या करेंगे? पूर्णः कर देंगे और यहाँ बच जाएगा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी। तो ये बात आप ध्यान रखना
कि बहुत बार क्या होता है, पहला और दूसरा जो चरण होते हैं, तो पहले चरण का जो अंतिम शब्द है और दूसरे चरण का पहला शब्द एक ही होता है, या जहाँ उनमें संधि दिखा देते हैं, संधि पद कर देते हैं। अब यहाँ विच्छेद करेंगे तो पूर्णाह हो जाएगा, और विच्छेद नहीं किया तो यहाँ स्त्रीभुवनम हो गया। ऐसे इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण हमने पढ़ा था, हंसो यथा राजित पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर गंधरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रोपि बभ्राज तथा अम्बरस्थ। उसमें भी यही था कि वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रोपि बभ्राज तथा अम्बरस्थ है। कुंजरस्थ चंद्रोपि ये इकट्ठा शब्द है, एक शब्द है। अगर हम उसको संधि युक्त पद रखते हैं तो भी वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ का जो थ है वो गुरु है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका जो श है वो अगली पंक्ति में है, उस श का हम विसर्ग बना देंगे तो विसर्ग युक्त पद वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और वैसे भी चरण का अंतिम अक्षर गुरु ही होता है। तो ये हुआ हमारा मालिनी छंद। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मालिनी छंद जो है वो 60 वर्णों का होता है, या मालिनी छंद में कहें कि चारों चरणों के वर्णों की संख्या 60 होती है। और इसका लक्षण है न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोक ही, अर्थात यह मालिनी छंद है कौन सा? जिसमें नगण नगण मगण यगण और यगण का क्रम हो, और 8वें और 7वें वर्ण पर जहाँ या जिस छंद में यति हो वो मालिनी छंद होता है। और इसका उदाहरण हो गया मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंतः, परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। और इसकी जगह आप अन्य उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे, जैसा आपको उचित लगे। और इसी के साथ हम आज का अध्यापन कार्य यहीं समाप्त करते हैं, अध्ययन कार्य समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे नए छंद के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।